अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय लेक्चर्स। आई एम योर सोशल स्टडीज लेक्चरर मिधत अब्बास। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर व्हिच इज चैप्टर 7 एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी कि इस चैप्टर में क्या है। चैप्टर 5 इंडस्ट्री। जब हमने कवर किया था तो हमने ये देखा कि पाकिस्तान में कितने टाइप की इंडस्ट्रीज हैं। साथ में हमने ये भी देखा कि इंडस्ट्री इज बेसिकली द प्लेस जहां मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स बनती हैं यूजिंग रॉ मटेरियल्स। अब अगर हम बात करें कि उन इंडस्ट्रीज का यूज कहाँ आता है, तो दिस इज वेयर देयर यूजेज कम्स इन, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करेंगे तो सबसे पहले ये जान तो लें कि व्हाट आर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। सो लेट्स टेक अ लुक एट देम। व्हाट आर एक्सपोर्ट्स? Why don't all of you pause the video और अपने पास आप एक डेफिनेशन लिखें जिसमें अपने वर्ड्स में, नो चीटिंग प्लीज, अपने वर्ड्स में आप ये बताएं कि what are exports? Excellent. You all are doing good. You all know that goods sent out of the country for sale are exports. वो सारी चीजें या प्रोडक्ट्स या गुड्स जो मुल्क से बाहर भेजी जाती हैं बेचने के लिए और पैसा कमाने के लिए, उनको हम एक्सपोर्ट्स टर्म करते हैं। पाकिस्तान में ये जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बेसिकली रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होता है, बिकॉज जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं उनका जो स्टॉक है दैट इज नॉट मच विद पाकिस्तान, और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर्ड गुड्स प्रोड्यूस भी नहीं करता। सो इसलिए जो मेजर एक्सपोर्ट्स हैं पाकिस्तान की वो रॉ मटेरियल हैं एंड इट इज रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर। व्हाई डू यू थिंक इज दैट सो? एक्सीलेंट, दैट्स बिकॉज पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। इट बेसिस इट्स मेन इकोनॉमी, ये जो मईशत है हमारी वो बेस करती है एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल्स पे। सो इसीलिए राइस, चावल, कॉटन एंड लेदर, चमड़ा, ये वो चीजें हैं जो मेजॉरिटी पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट की जाती हैं। नाउ इंपोर्ट्स, अगर एक्सपोर्ट्स वो चीजें हैं, वो गुड्स हैं जो मुल्क से बाहर भेजी जाती हैं, तो इंपोर्ट्स आर दोज गुड्स व्हिच आर बॉट फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड दे आर ब्रॉट इनटू योर ओन कंट्री। अब इंपोर्ट्स वो सारी चीजें हैं जो आप दूसरे मुल्कों से खरीदते हो और फिर आप उनको अपने मुल्क में लेके आते हो इस्तेमाल करने के लिए, पर्सनल यूज के लिए भी, या एट द इंडस्ट्रियल लेवल एज वेल। इन चीजों में जो एग्जांपल है वो है हैवी मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स। अब आप जो मोबाइल पकड़ते हो चाइना से आया है जी, तो चाइना से अगर आया तो दैट्स एन इंपोर्ट बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स वो बॉट फ्रॉम द अदर कंट्री। अब ये इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स जो हैं ये यूजुअली ऑल ओवर द वर्ल्ड होता ही है कि जिस कंट्री ने बाय करनी होती है कोई प्रोडक्ट वो अपनी करेंसी में बाय करता है। अब सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान की करेंसी क्या है? एक्सीलेंट, रुपीज। सो जिस कंट्री ने बाय करना है वो कंट्री अपनी करेंसी में बाय करेगा। पाकिस्तान ने बाय करना है तो पाकिस्तान अपनी करेंसी में, रुपीज में बाय करेगा। बट हाउएवर स्टैंडर्डाइजेशन पर्पसेस के लिए या जनरली जिस कंट्री की इकोनॉमी ज्यादा स्ट्रांग होती है, यूजुअली ये जो ट्रेड है, ये जो बाइंग और सेलिंग है, ये यूएस डॉलर्स में या यूरोज में की जाती है। अब व्हाट इज अ डॉलर एंड अ यूरो? नाउ यू अगेन हैव टू राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ अ डॉलर एंड अ यूरो फॉर मी ऑन अ पीस ऑफ पेपर राइट नाउ। सो वीडियो पॉज कीजिए और ये काम कीजिए। एक्सीलेंट। डॉलर करेंसी है यूएसए की। सो यूएस डॉलर जब हम कहते हैं तो डॉलर इज बेसिकली करेंसी। अगर यूएसए का होगा तो उसको यूएस डॉलर कहेंगे, अगर ऑस्ट्रेलिया का होगा तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर कहेंगे। यूरो इज द करेंसी ऑफ यूनाइटेड किंगडम। यूके की जो करेंसी है नेशनल, उसको हम यूरो कहते हैं। सो ये जितनी भी ट्रेड है इंटरनेशनल लेवल पे, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री से कुछ बाय करता है या अपनी चीज किसी दूसरे कंट्री को बेचता है, इसको इंटरनेशनल ट्रेड के नाम से जाना जाता है। इसको हम कहते हैं international trade. Why international? Because two countries at their own levels are buying and selling things. Trade, buying and selling. Trade की अगर आप हिस्ट्री में जाओ तो ट्रेड स्टार्ट हुई थी कदीम जमाने से, जब करेंसी का कोई नामो निशान भी नहीं था, जब सिक्के भी इजाद नहीं हुए थे, तब इसको कहा जाता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें पुराने जमाने में करेंसी ना होने की वजह से लोग एक दूसरे से चीजें एक्सचेंज किया करते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक किसान हूं और मैं एक जगह पे रहती हूँ, वहां पे मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ अपने खाने पीने के लिए चावल। अब चावल मैंने ज्यादा प्रोड्यूस कर लिए, जब मैंने ज्यादा प्रोड्यूस किए और मेरे पास चावल एक्सेस में आ गए तो मुझे चाहिए था गंदम, तो मैं किसी और से, इफ आई वुड हैव बीन इन द अर्लियर टाइम्स, तो मैं किसी और से वो गंदम लूंगी और उसको बदले में अपने चावल दे दूंगी। सो दिस वाज द बार्टर सिस्टम, जिसमें चीजें ट्रेड की जाती थी ऑन द बेसिस ऑफ नेसेसिटी और द नीड, कि जिसको जो चीज चाहिए उस बेसिस पे वो बार्टर करके वो चीजें एक्सचेंज कर लेता था। With the advent, with the time, coins आए, coins के बाद money आया, the paper money that came in, and then trade internationally जब लोग सेटल करते गए, सिविलाइजेशन से टाउन्स बनी, टाउन्स से सिटीज, सिटीज से कंट्रीज, तब इसको हम इंटरनेशनल ट्रेड के नाम से जानते हैं। एंड दिस इंटरनेशनल ट्रेड सर्वाइव्स ऑन द फैक्ट
कि इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, एक कंट्री जैसे पाकिस्तान है, जब वो अपने मुल्क से कोई चीज या प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल बाहर भेजेगा किसी दूसरे कंट्री को और बेचेगा तो उसको एक्सपोर्ट कहेंगे, अगर वो बाहर से कुछ खरीदेगा तो उसको इंपोर्ट कहेंगे। इन बोथ द केसेस पाकिस्तान अपनी नेशनल इनकम यूज करेगा, क्योंकि अगर पैसा अंदर आ रहा है मुल्क में तो मुल्क का पैसा बढ़ेगा, और मुल्क से बाहर जा रहा है तो ऑब्वियसली आप मुल्क का पैसा खर्च कर रहे हो। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, इसी पॉइंट से हम आगे चलते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स होता है द डिफरेंस इन द एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ अ कंट्री। किसी भी मुल्क की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दरमियान जो डिफरेंस है उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कहते हैं। अगर कोई मुल्क उसकी एक्सपोर्ट ज्यादा है उसकी इंपोर्ट से, तो अभी हमने डिस्कस किया था कि जो चीज बेची जाती है वो एक्सपोर्ट है और जो चीज खरीदी जाती है वो इंपोर्ट है। तो आप मुझे खुद सोच के बताइए कि जब किसी मुल्क की एक्सपोर्ट्स ज्यादा होंगी इंपोर्ट से तो उसके पास पैसा कम होगा या ज्यादा? एक्सीलेंट, उसके पास पैसा ज्यादा होगा। और अगर कोई और कंट्री है और उसकी इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज्यादा है तो तब क्या होगा? वेल डन, तब उसका पैसा कम हो जाएगा। अब इसी पैसे कम होने या ज्यादा होने को, जो कि नेशनल लेवल पे है, उसको हम जानते हैं ट्रेड सरप्लस और ट्रेड डेफिसिट के नाम से। सो ट्रेड सरप्लस वर्सेस ट्रेड डेफिसिट, इसका मतलब ये है कि ट्रेड सरप्लस में किसी भी मुल्क के एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन देयर इंपोर्ट्स, कि वो अपनी चीजें बाहर ज्यादा बेच रहा है, पैसा आ रहा है। और ट्रेड डेफिसिट को आप इस नाम से जानते हो कि द इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स। इसका मतलब यह है कि आपका मुल्क अपने पैसा खर्च ज्यादा कर रहा है रादर देन कि वो कोई इनकम करे। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। एक हाउस होल्ड है, ठीक है, वो उसका जो हेड ऑफ फैमिली है वो अर्न करता है एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी। अब उस पैसे से घर में खाना भी आना है, घर के बिजली का बिल भी जाना है, गैस का भी, पानी का भी, बाकी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, बच्चों का खाना पीना, कपड़े, माँ बाप के, बीवी के, अपने। सो ये वो सारी नेसेसरी उसके जो खर्चे हैं ये वो हैं जो उसने अपनी आमदनी से करने हैं। अब अगर यही आमदनी वो लग्जरीज पे, जैसे टीवी, कार, कोई और चीज है, वांट्स द फ्रिज और द फ्रीजर, उन पे खर्च कर देगा तो जो बेसिक नेसेसिटीज है वो कम हो जाएंगी। और फॉर एग्जांपल अगर वो बेसिक नेसेसिटीज बंदा नहीं छोड़ सकता, जो कि बहुत मुश्किल है, आप रोटी कपड़ा मकान ये आपकी बेसिक नेसेसिटी आप नहीं छोड़ सकते, तो वो लग्जरी खरीदने के लिए फिर क्या करेगा? वो आदमी जिसका घर है वो ऑब्वियसली किसी से पैसे उधार लेगा। सो ही विल हैव टू बोरो मनी और फिर वो अपनी वो जरूरत पूरी करेगा, एंड देन लेटर ऑन ही विल हैव टू रिटर्न दैट मनी। लेकिन इसको हम कहेंगे कि वो फैमिली या वो पर्सन डेट में आ गए हैं। डेट वो पैसा जो आपने किसी का देना होता है। नाउ अगर अब इसको हम इंडिविजुअल लेवल और फैमिली लेवल से लेके कंट्री लेवल पे ले जाएं तो उसको हम ट्रेड सरप्लस और ट्रेड डेफिसिट के नाम से जानते हैं। सो जिस भी कंट्री की एक्सपोर्ट्स ज्यादा होंगी उसकी मईशत भी स्ट्रांग होगी, उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट भी पॉजिटिव होगा और उसको सरप्लस कहेंगे, उसके पास पैसा ज्यादा होगा। और जिसके इंपोर्ट्स ज्यादा होंगे वो डेफिसिट में होगा और वो दूसरे कंट्रीज को पैसे ओ करेगा। पैसे ओ करने के मतलब ये है कि उसके ऊपर कर्जा होगा, वो कर्जा उसने वापस अदा करना होगा। पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स रॉ मटेरियल्स मेनली एज इट डज नॉट हैव मेनी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। पाकिस्तान की जो मेजर एक्सपोर्ट्स हैं वो रॉ मटेरियल्स हैं, जैसे राइस हो गया, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कॉटन हो गया, कॉटन क्लोथिंग हो गई, लेदर हो गया, कार्पेट हो गया, वुल हो गए, स्पोर्ट्स हो गई, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो गई। ये वो सारी चीजें हैं जो पाकिस्तान मेनली एक्सपोर्ट करता है। Now, right now what you're seeing on your screen is a table which shows you the amount of exports and the total number of exports which Pakistan has done in 2006. 2006 में पाकिस्तान ने जितनी एक्सपोर्ट्स की, ये टेबल आपको वो एक्सपोर्ट्स की वैल्यू बता रहा है यूएस डॉलर्स में, मिलियंस में। So this was in 2006, ये 2006 की बात है। And obviously with the passing years ये एक्सपोर्ट की जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ी है। ऑब्वियसली उस लेवल तक नहीं, बट इट हैज आल्सो इंक्रीज्ड ओवर द इयर्स। और जब एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करेंगे तो हम उसको क्या कहेंगे? ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट आवर ट्रेड सरप्लस। दैट ओनली इन द केस अगर हमारी इंपोर्ट्स कम रहे। अगर इंपोर्ट्स भी साथ ज्यादा हो जाएं तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डेफिसिट में चला जाएगा दोबारा। पाकिस्तान हैज टू बोरो फ्रॉम रिचर कंट्रीज ओवरसीज और द वर्ल्ड बैंक। अब अगर पाकिस्तान के पास कोई चीज खरीदने के लिए जो कि जरूरी है पैसा नहीं है, तो ऑब्वियसली वो ओवरसीज दूसरे कंट्रीज से उनको बोरो करेगा या वर्ल्ड बैंक से बोरो करेगा। वर्ल्ड बैंक यूरोपियन यूनियन की एक एजेंसी है। इट्स एन एजेंसी ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सारे यूरोपियन कंट्रीज मेंबर हैं। देयर 27 मेंबर कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन, जिसमें से 16 मुल्कों की 16 जो मेंबर मुल्क हैं उनकी जो करेंसी है वो यूरोज है। सो यूरोपियन
यूरोपियन यूनियन की ये एक एजेंसी है, ये वो एजेंसी है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड कंट्रीज को पैसा लेंड करती है, एंड ऑब्वियसली व्हेन इट लेंड्स मनी इट गेट्स बैक द मनी एज वेल, लेकिन दैट ऑल्सो ऑन इंटरेस्ट. सो यस, वर्ल्ड बैंक इज अ प्लेस इंटरनेशनली जहां से डिफरेंट कंट्रीज बोरो करते हैं मनी. दे लेंड मनी टू कंट्रीज टू हेल्प देम मॉडर्नाइज. अब ऑब्वियसली वो तो पैसा दे रहे हैं बिकॉज दे ऑल्सो हैव टू अर्न. वर्ल्ड बैंक इज अ प्लेस फ्रॉम वेयर दे अर्न देयर ओन मनी, बिकॉज जब पैसा वापस किया जाएगा तो इंटरेस्ट भी साथ एड ऑन होगा, और वो इंटरेस्ट इज गोइंग टू बी द मार्जिन फॉर द बैंक टू मेक अप इट्स प्रॉफिट. 2007 में अगर हम वर्ल्ड बैंक से बोरो किए हुए मनी की बात करें, 2007 में पाकिस्तान ने देने थे $391 बिलियन टू द वर्ल्ड बैंक. $391 बिलियन का मतलब ये है कि एवरी सिंगल पर्सन ऑफ पाकिस्तान पर पर्सन $236, मतलब पाकिस्तान का हर एक बंदा ओ करता था $236 वर्ल्ड बैंक को. दिस वाज इन 2007. व्हाई डोंट यू डू मी अ फेवर? व्हाई डोंट यू रिसर्च एंड फाइंड आउट कि अब 2020 में पाकिस्तान कितना मनी ओ करता है टू द वर्ल्ड बैंक. नाउ मूविंग ऑन, पाकिस्तान सिर्फ वाहिद कंट्री नहीं है जो वर्ल्ड बैंक से बोरो करता है. ऑल ओवर द वर्ल्ड कंट्रीज वर्ल्ड बैंक से मनी बोरो करते हैं फॉर मॉडर्नाइजेशन, फॉर प्रोग्रेशन, अपनी मईशत को डेवलप करने के लिए, अपने आप को एक बेहतर मुल्क बनाने के लिए. सो मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड ओ डेट्स टू वर्ल्ड बैंक, और जब वो बोरो करते हैं तो ऑब्वियसली दे हैव टू रिटर्न इट एज वेल, इंक्लूडिंग इंडिया एंड मलेशिया. इसमें इंडिया और मलेशिया भी इस लिस्ट में at the top आते हैं because they also borrow money from World Bank for the modernization purpose, and they owe huge amounts to return back to the World Bank. Pakistan's Big Five. अगर मैं Pakistan's Big Five की बात करूं तो I'm talking about 5 major exports of Pakistan. ऐसी पाकिस्तान की 5 major exports जिनसे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का ज्यादातर पैसा आता है. So cotton being the first one of them. कॉटन का पाकिस्तान 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर यूएसए, चाइना एंड इंडिया. ऑल ओवर द वर्ल्ड यूएसए, चाइना और इंडिया कॉटन के प्रोड्यूसर्स हैं, जिनमें पाकिस्तान चौथे नंबर पे आता है. इट एक्सपोर्ट्स, पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है कॉटन इन द फॉर्म ऑफ क्लोथिंग, स्टिच क्लोथ्स, कपड़े जो सिलके जाते हैं. क्लॉथ, खाली कपड़ा जो किसी बाहर के मुल्क जो खरीदेगा वहां जाके वो उसको ड्रेसेस बनाने में या कोई चीज स्टिच चीज बनाने में यूज करेगा. कॉटन यार्न, कॉटन का जो ऊन होता है वो, थ्रेड, रॉ कॉटन एंड वेस्ट, ये वो फॉर्म्स ऑफ कॉटन है जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, और इससे पाकिस्तान का मेजर इनकम, एक्सपोर्ट इनकम आता है. रेयन, सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट आइटम. रेयन जो है वो पाकिस्तान की सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट आइटम है. ये एक ऐसी आइटम है जो प्रोसेस करके बनाई जाती है. इसको आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जाना जाता है. दैट्स बिकॉज इट हैज द प्रॉपर्टीज विच इज ऑलमोस्ट नियर टू द रियल सिल्क एज वेल. इसका यूजेज जो है, जो प्रोडक्शन है, वो सबसे पहले 1900 में स्टार्ट हुई थी. सबसे पहले 1900 में रेयन सिंथेसिस स्टार्टेड. रेयन को बनाना शुरू किया गया था. कैसे? चिप्स, जो वुड चिप्स होते हैं, दरख्तों से छोटे छोटे चिप लेके या कॉटन सीड्स लेके, इनको केमिकल्स के साथ ट्रीट किया जाता है बड़े बड़े टैंक्स में. एक दफा केमिकल से जब ये ट्रीट किए जाए, जब इनको मिक्स किया जाए तो एक थिक लिक्विड बन जाता है. उस थिक लिक्विड को फिर नोजल्स के थ्रू, बारीक नोजल्स के थ्रू फोर्स किया जाता है कि वो वहां से बाहर निकले, और जब वो बारीक नोजल से बाहर निकलते हैं तो वो थ्रेड की फॉर्म में होते हैं. उस थ्रेड की फॉर्म को फिर दोबारा एक केमिकल टैंक में से गुजारा जाता है. फिर रेयन जो है वो फाइन थ्रेड की फॉर्म में आ जाता है. राइट नाउ व्हाट यू सीइंग ऑन योर स्क्रीन इज द पिक्चर ऑफ द होल प्रोसेस, एंड इट शोज यू कि वुडन चिप्स ट्रीज से लेके एंड रेयन तक, जब तक रेयन बन जाता है, वो पूरा प्रोसेस क्या है. नाउ सो रेयन आर्टिफिशियल सिल्क जैसी प्रॉपर्टीज हैं, तो बहुत सारी चीजों के मैन्युफैक्चर में एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है. ऑब्वियसली कपड़ा तो बनेगा ही, फिर उसके बाद जो मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स होती हैं उनमें भी एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है. क्लोथिंग, अपहोल्स्ट्री, टायर्स में भी ये यूज होता है. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल ऑफ पाकिस्तान. देन टॉकिंग अबाउट राइस. राइस पाकिस्तान का सेकेंड लार्जेस्ट ग्रेन क्रॉप है. ये सेकेंड नंबर पे है ग्रेन क्रॉप्स में, और एनुअली पाकिस्तान में 55,000 टन्स ऑफ राइस आर प्रोड्यूस्ड, जिसमें सबसे अच्छी क्वालिटी जो है वो बासमती राइस की है. 2007 में 600,000 टन्स ऑफ बासमती राइस वर एक्सपोर्टेड, और ये खाली बासमती राइस थे. इसके अलावा 200,000 टन्स ऑफ अदर राइस वर आल्सो एक्सपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान. सो यस, पाकिस्तान का ये एक और मेजर एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल है. स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टेड आइटम. जो चौथे नंबर पे पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट आइटम है वो है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट.
स्पोर्ट्स इक्विपमेंट क्यों इतनी इंपॉर्टेंट आइटम है? बिकॉज इट इज एक्सपोर्टेड टू द होल वर्ल्ड, चीप रॉ मटेरियल एंड लेबर अवेलेबल. अब जो भी चीज जैसे टेनिस बॉल हैं, बैट्स हैं, ये सारी चीज इनका जो रॉ मटेरियल है वो लकड़ी से आता है. सो ट्री एंड लकड़ी दे आर अबंडेंट इन पाकिस्तान. उसके अलावा पाकिस्तान में लेबर बहुत चीप है. सो इसकी वजह से जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान को कंपैरेटिवली फीजिबल पड़ती है और द क्वालिटी विच इज प्रोड्यूस्ड इज एक्सीलेंट. Pakistan produces excellent quality sports equipment and they are exported all over the world. जो major city है पाकिस्तान का जहां ये बनाए जाते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इट्स सियालकोट और सेकेंड नंबर पे लाहौर भी आता है. Then let's talk about carpets. Carpets obviously एक ऐसी चीज है जो वुल को यूज करके बनाई जाती है. तो जो हार्डी वुल होती है गोट्स और शीप की, सो वुल फ्रॉम शीप एंड गोट्स, इसको यूज करके कार्पेट्स बनाए जाते हैं. There are two types of varieties, handmade भी हैं and they are manufactured in the factories as well. Now, some are handmade and others are made in factories. Finer and expensive ones are made from softer wool and silk. अब इसके अलावा जो expensive carpets होते हैं, which are sold at higher prices, वो और बेहतर क्वालिटी की वुल से बनते हैं या सिल्क से बनाए जाते हैं. So this makes carpets one of the 5 major exports of Pakistan. Now let's talk about imports. Imports की definition हमने lecture के start में देख ली थी. Imports in Pakistan has increased over the years. पाकिस्तान में imports जो हैं वो over the years increase किए हैं. अभी आप अपनी स्क्रीन पे 2 टेबल्स देखेंगे. एक टेबल है जो 1996 की imports की वैल्यूज और अमाउंट्स आपको देगा कि मतलब कौन सी आइटम इंपोर्ट हुई है और कितने अमाउंट की हुई है, कितने US मिलियन डॉलर की हुई है. और साथ ही 2006 का भी टेबल है जो कि आपको ये शो करेगा कि 2006 में फ्रॉम 1996 टू 2006 इन 10 सालों में imports की values. Now you have to answer one question. Look carefully at these 2 tables and find out where is the greater increase. कौन सी आइटम है जिसमें सबसे ज्यादा इंक्रीज आया है over these 10 years कि सबसे ज्यादा इंपोर्ट की जाने लगी है, वो उसकी वैल्यू इंक्रीज कर गई है कि 1996 में वो कम थी और सबसे ज्यादा मैक्सिमम राइज उसमें आया है 2006 में. एंड साथ ही where is the least difference और सबसे कम इंक्रीज किस में आई है. So you have to find out these 2 names for me and write them down with you. Invisibles. Now invisibles basically एक ऐसी चीज है जिसको हम fairly feel करके या physically explain नहीं कर सकते, but however this is one form of income in Pakistan. वो कैसे? Men working abroad overseas in Saudi Arabia, UAE, USA and UK send money back home to their families. Such money flowing in Pakistan is called invisibles. ऐसा पैसा कि जो मर्द जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करने के लिए और वहाँ काम करते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया में ऑयल वेल्स हैं, वहाँ पे चीप पाकिस्तानी लेबर हायर प्राइसेस पे, हायर वेजेस पे काम कर लेती है. सो जब वो पैसे वहाँ कमाने जाते हैं तो वहाँ से वो पैसा भेजते हैं वापस पाकिस्तान में अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करने के लिए. ऐसे पैसे को इनविजिबल कहा जाता है क्योंकि इसको आप टर्म नहीं कर सकते, बट ये पाकिस्तान में आता है और पाकिस्तान की पॉपुलेशन इससे अपनी सपोर्ट लेती है. सिमिलरली अगर बात की जाए तो इसी तरह बहुत सारे फॉरेन बिजनेसेस हैं जो पाकिस्तान में सेटअप हैं. लाइक देयर आर लॉट ऑफ फॉरेनर्स व्हिच आर नॉट पाकिस्तान सिटीजन्स, दे सेट अप देयर बिजनेसेस हियर और यहाँ से वो वापस अपने होम कंट्री में अपने पैसे भेजते हैं. सो इट्स अ बैलेंस बिटवीन दीज टू. नाउ कैन यू थिंक फॉर मी नेम्स ऑफ सच 2 to 3 फॉरेन बिजनेसेस जो पाकिस्तान में सेटअप हैं और यहाँ से वो पैसे अपने होम कंट्रीज में भेजते हैं? Now, this whole chapter was based on the exports and imports. जहां हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स कितनी होती हैं, इंपोर्ट्स कितनी होती हैं, कितनी चीज़ों की होती हैं, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स हैं क्या, एंड साथ में हमने ये वैल्यूज भी डिस्कस की कि ओवर द इयर्स पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स में क्या ट्रेंड राइजिंग आया है, क्योंकि वेदर दे हैव इंक्रीज्ड और वेदर दे हैव डिक्रीज्ड. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चंस. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.